हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ कीपिंग सेफ। तो लास्ट हमने क्या समझा था, हमने डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक्स देखी थी। अब वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का एक्चुअल यूज़ कहाँ होता है। सो हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड द रीज़न वाई आई हैव मेड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आउट ऑफ इट इज़ बिकॉज इसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं जो समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर वो उसकी एक्चुअल पिक्चर आपको मिल जाती है तो। सो एयर क्या होता है? एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है एयर। तो इन्हीं गैसेस को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे काम करती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो इनिशियली क्या होगा, एयर आपको पता है गैसियस स्टेट होती है, तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं। तो अगर गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? प्रेशर इंक्रीज करके एंड टेम्परेचर डिक्रीज करके। तो हम क्या करते हैं, एयर को लिक्विड एयर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? बाय कंप्रेसिंग एंड कूलिंग, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर डिक्रीज करके गैस को कंप्रेस करते हैं हम। उसके बाद क्या होता है, यहाँ मैंने फ्लो चार्ट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। एयर पहले लिक्विड एयर में कन्वर्ट होती है और उसके बाद क्या होता है, दैट इज़ अलाउड टू वार्म एंड कूल इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। सो ये मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक पहले भी आपको समझाई थी। यहाँ पे लेट सपोज आपने एक मिक्सचर ले लिया एयर का। सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो लिक्विड पहले बॉईल हो जाएगा और इस साइड पहुँच जाएगा। और ये जो बीड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे जो ग्लास बीड्स प्रेजेंट है, ये क्या करती हैं? ग्लास बीड्स, दीज क्रिएट अ टेम्परेचर डिफरेंस। राइट, आपने ये वाली टेक्निक पढ़ी हुई है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो इससे एक एक करके डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट गैसेस सेपरेट आउट हो जाती हैं। फर्स्ट कौन सी सेपरेट होएगी? यहाँ मैंने ऑर्डर लिख दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स का, कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, आर्गन का कम एंड नाइट्रोजन का उससे कम। अगर तीन गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट मैं कंपेयर करूँ तो ये सीरीज़ है। अब अगर एक कंटेनर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन तीनों गैसेस प्रेजेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो क्या होगा, सबसे पहले बॉईल हो जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसर के थ्रू वापस कंडेंस होके इधर कलेक्ट हो जाएगी। सो इसी तरह डिफरेंट गैसेस हम कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। अब क्या होता है, ये तो टेक्निक हमने रफली बता दिया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ कहाँ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब लैब्स में आपको ऑक्सीजन सेपरेट आउट करनी है डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर से, तो वो कुछ इस तरह होता है। ये डायग्राम मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज़ यहाँ पे एक फिल्टरेशन यूनिट लगी हुई है। राइट, सो क्या हो रहा है, डिफरेंट गैसेस फिल्टर होके यहाँ पे कलेक्ट हो रही हैं। जो फिल्टर होने का मतलब क्या हो गया, उन गैसेस में से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज़ है, वो सब इस साइड निकल गए। सो फिल्टर होके जो गैस हुई वो यहाँ पे हमारी कलेक्ट हुई एंड द फर्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले चेम्बर में एयर को कलेक्ट कर लिया और उसको काफ़ी हाई प्रेशर के साथ इम्पोज किया। तो अब क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर है तो क्या होगा, हमारी जो एयर गैसियस स्टेट में है दैट विल टर्न इनटू हॉट एयर। एंड आपको पता है हॉट एयर राइजेज अबव, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी और हमारे सेकेंड यूनिट में पहुंचेगी। ये हमारा सेकेंड यूनिट है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे पीछे डायग्राम में शो करती हूँ, पीछे डायग्राम में जैसे क्या था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में एक कंडेंसर लगा हुआ था। यहाँ एग्जैक्टली ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है पोर्शन, ये कंडेंसर का ही काम कर रहा है। यहाँ पे एक पाइप अटैच्ड है जिसके थ्रू यहाँ से वाटर जाता है, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, एंड पाइप के थ्रू देयर इज़ अ वाटर आउटलेट जहाँ से वाटर निकलता है। तो ये वाटर काम क्या कर रहा है, जैसे कंडेंसर काम कर रहा था कि जो हॉट एयर है जब ये कंडेंसर के पास पहुंची तो ये हॉट एयर क्या करती है, वापस कूल होना स्टार्ट हो जाती है। तो कंडेंसर क्या कर रहा है, इसी एयर को, हॉट एयर को कूल करने में हेल्प कर रहा है। राइट, सो कंडेंसर में यहाँ पे जो अगर हॉट एयर प्रेजेंट है वो कूल डाउन हो जाएगी और कहाँ पहुँचेगी, इस तरफ। कूल कंप्रेस्ड एयर यहाँ से आगे बढ़ती है। अब मैं वापस शो करती हूँ। सो आगे क्या होता है, व्हेन द कोल्ड कंप्रेस्ड एयर रीचेस एट दिस पोर्शन, इसके आगे नेक्स्ट यूनिट है हमारी सेपरेटर की। सेपरेटर एज द नेम सजेस्ट क्या करेगा, सेपरेट करेगा डिफरेंट गैसेस। तो इसमें से गैसेस सेपरेट आउट हो जाती है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट्स आउट एज ड्राई आइस। अब ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत चिल्ड से सॉलिड फॉर्म होता है, इसलिए वो सबसे पहले निकल जाता है। और उसके बाद जो बची हुई गैसेस हैं वो ये जो ग्रीन सा पूरा पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे कलेक्ट होती हैं। एंड यहाँ पे एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट क्या कर रही थी? डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट गैसेस सेपरेट आउट हो रही थी। तो यहाँ पे भी यही होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट जो होती है वो डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करती है बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट। यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये पहले निकल गई। नेक्स्ट आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा है तो ये सेकेंड टाइम पे निकली। एंड थर्ड लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो यहाँ कंटेनर में रह गई, जिसको आगे कलेक्ट कर लिया गया, राइट। तो एक कंटेनर में लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर हो गई। अब रीज़न क्वेश्चन ये आता है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा हमने ये पूरा प्रोसेस क्यों किया। सो एक्चुअल में क्या होता है, जब साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम। तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्या होते हैं, उन्हीं के अंदर ये लिक्विड ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन कैसे एयर में से एक्सट्रैक्ट होती है वो मैंने प्रोसेस दिखा दिया है कि यहाँ जो प्योर एयर थी उसमें से लिक्विड ऑक्सीजन हमने कैसे कलेक्ट करी, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल। अब अभी तक हमने जितने भी प्रोसेसेस करे थे उसमें हमने सेपरेशन करी थी, बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए हुए थे मिक्सचर के और उसमें से हमने अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट आउट करे थे। लेकिन इस प्रोसेस में क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन इम्प्योर सैंपल में से एक प्योर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप इज़ फिल्टरेशन। फिल्टरेशन आपको पता ही है, मतलब आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसे बनाया, इम्प्योर कॉपर सल्फेट जो है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। सो इस तरह कुछ दिखता है इम्प्योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब इम्प्योर कॉपर सल्फेट। तो उसको आपने लिया एक कंटेनर में और इसके अंदर वाटर ऐड किया और एक सोल्यूशन बनाया, राइट। सो आफ्टर दैट सोल्यूशन इज़ मेड, तो आप उसके आगे क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को इस तरह ऑपरेटर्स में अरेंज करेंगे। मतलब एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाएंगे, उसके साथ बर्नर अटैच्ड है, उसके ऊपर एक वाटर बाथ लगा हुआ है जिसमें पानी है। तो पानी गर्म हो रहा है और इस वेपर्स की वजह से चाइना डिश में जो कॉपर सल्फेट, कौन सा कॉपर सल्फेट है ये, इम्प्योर सैंपल कॉपर सल्फेट का। तो ये जो इम्प्योर सैंपल है यहाँ पे हमने इवापोरेट करने के लिए रख दिया, राइट। इसके जो वेपर्स हैं वो बॉयल हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो भी साथ साथ बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेता है। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, वो वाला सोल्यूशन जिसमें आपको वाटर की क्वांटिटी कम दिखती है और सॉल्यूट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है, राइट। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, तो आपको यहाँ पे कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स निकलते दिख जाएंगे, जिससे आपको इंडिकेट होगा कि हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑब्टेन हो गया। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने के बाद हम ये कॉपर सल्फेट की जो चाइना डिश है इसको एज इट इज़ 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं और इसमें से जितना भी वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है और हमें प्योर क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के मिल जाते हैं। तो मैं रिपीट करती हूँ, हमने प्रोसेस में क्या किया, फर्स्ट इज़ हमने फिल्टरेशन करी। अब फिल्टर क्यों कर रहे हैं हम सोल्यूशन को, जितनी भी इम्प्योरिटीज़, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाए सोल्यूशन से। नेक्स्ट थिंग हम क्या कर रहे हैं, इसको बॉईल कर रहे हैं और जितने भी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्रिस्टल्स हैं कॉपर सल्फेट के उन्हें ऑब्टेन कर रहे हैं और उसके बाद एज इट इज़ छोड़ रहे हैं और हमें प्योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मिल जाता है व्हेन द वाटर इवापोरेट्स। यहाँ जो चाइना डिश में जितना भी वाटर है जब वो इवापोरेट हो जाएगा तो हमें प्योर क्रिस्टल्स मिल जाएंगे कॉपर सल्फेट के। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये प्रोसेस तो हम सिंपल इवापोरेशन के थ्रू भी कर सकते थे, राइट। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम सिंपली ये वाला स्टेप करते, बॉईल करते सोल्यूशन को और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लेते और प्योर कॉपर सल्फेट रह जाता। तो हम इवापोरेशन क्यों नहीं करते, हमने इतना लंबा प्रोसेस क्यों किया क्रिस्टलाइजेशन का, वही चीज़ हम समझेंगे
क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब मैंने इस डायग्राम में पहले शो कर दिया कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स पहले कैसे दिखते थे, इम्प्योर कॉपर सल्फेट, और जब वो प्योर हो जाते हैं तो वो किस तरह से दिखते हैं। सो क्या होता है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट जो होता है वो बहुत शाइनी नहीं होता और नॉर्मल जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जब एक प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ऑब्टेन होता है तो वहाँ पे क्रिस्टल्स का आपको दिख रहा होगा एक स्पेसिफिक शाइनी अपीयरेंस एंड स्पेसिफिक शेप आ जाती है क्रिस्टल्स की। सो ये हमारा प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। हम जो सॉल्ट होती है, राइट, जो नमक होता है वो भी हम ऐसे ही ऑब्टेन करते हैं सी बेड्स, कोई भी वाटर बॉडी से जब हम सॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट करते हैं वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, द प्रोसेस दैट सेपरेट्स प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, राइट। तो ये क्या है, प्रोसेस दैट सेपरेट्स प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। The salt that we get from sea water is purified with the help of crystallization। यही crystallization टेक्निक के थ्रू ही हम सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बेटर कैसे है इन कंपैरिजन टू सिंपल इवेपोरेशन। तो क्या होता है, कुछ सॉलिड्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं या फिर चार्ड हो जाते हैं। चार्ड का मतलब हो गया कि जैसे शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन में से अगर आपको शुगर को एब्स्ट्रैक्ट करना है, शुगर को निकालना है, तो क्या होता है, शुगर सोल्यूशन आप बॉईल करना स्टार्ट करते हैं तो एक ब्लैकिश सी लेयर फॉर्म हो जाती है, एक ब्लैकिश मास फॉर्म हो जाता है शुगर का, दैट इज़ कॉल्ड चारिंग ऑफ शुगर, राइट। तो अब क्या होता है, कुछ सॉलिड्स डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, और कुछ चार्ड हो जाते हैं, एक ब्लैक सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है ऑन हीटिंग। इसलिए हम डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते, राइट, हमें क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक फॉलो करनी है। आपको दिख रहा होगा ये वाले डायग्राम में, मैं वापस दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने डायरेक्ट हीट नहीं की है, राइट, हमने एक बीकर के थ्रू, बीकर का जो बॉइलिंग वाटर है उसके थ्रू हीट किया है। द रीज़न इज़, अगर डायरेक्ट हम ये चाइना डिश यहाँ ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा देते तो क्या होता, ये जो क्रिस्टल्स यहाँ प्रेजेंट है वो डिकम्पोज हो जाते या फिर ख़राब हो जाते, किसी तरह कंटामिनेट हो जाता हमारा सोल्यूशन, राइट। So the first thing is some solids decompose and some like sugar get charred on heating। इसलिए हम उसे डायरेक्ट हीट नहीं करते, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration। फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो सोल्यूशन में रह जाती हैं। ऑन इवेपोरेशन दीज कंटामिनेट द सॉलिड, राइट। तो ये क्या करते हैं, अगर हम सिंपल इवेपोरेशन करेंगे तो ये इम्प्योरिटीज़ भी साथ साथ रह जाएंगी और वो सोल्यूशन ख़राब करेंगी। लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, ये वाली इम्प्योरिटीज़ जल्दी निकल जाती हैं हमारे सोल्यूशन से और हमें प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट इज़ प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। जो सॉल्ट ऑब्टेन होती है वो फ्रॉम सी वाटर वो ऐसी ऑब्टेन होती है, यह मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम या फिर फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स। ये मैंने डायग्राम शो किया है, फिटकरी के क्रिस्टल्स कैसे दिखते हैं। आपने घर पे भी देखा होगा, कभी कभार जब ब्लेड से कट आ जाता है तो फिटकरी का यूज़ होता है उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं फिटकरी के, इंग्लिश में एलम बोलते हैं। तो इन क्रिस्टल्स को जब आप ऑब्टेन करते हैं तो एक इम्प्योर सैंपल से प्योर क्रिस्टल्स ऐसे ही ऑब्टेन होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इज यूज टू प्योरीफाई ड्रग्स दैट हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज। तो एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभार अब साइंटिस्ट नए ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं या फिर आप कोई भी नई चीज़, नया कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप कर रहे हैं तो उसमें कई बार इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। तो उस इम्प्योरिटीज़ से एक प्योर सैंपल ऑब्टेन करने के लिए हम यही प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, राइट। आगे है वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। अब हमारे घर पे जो पानी आता है वो इन सीरीज ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू आता है, अलग अलग लेयर्स पे सेपरेशन होती है, प्योरिफिकेशन होती है कंपाउंड की, और उससे हमें अल्टीमेटली वाटर ऑब्टेन होता है। तो वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, इनिशियली क्या होता है, एक वाटर रिजर्वॉयर मतलब वाटर का सोर्स, पानी का सोर्स जहाँ से पानी निकल के आता है, वो वाटर रिजर्वॉयर से पाइप्स के थ्रू फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर कलेक्ट हुआ। अब ये जो सेडिमेंटेशन टैंक है ये आपको दिख छोटा रहा होगा लेकिन एक्चुअल में बहुत लार्ज
टैंक्स होते हैं जिसमें वाटर कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस अलाउज सॉलिड पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। ये सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, जितने भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे पत्थर, कंकड़ या फिर कोई ऐसी बड़ी इम्प्योरिटीज़ जो वाटर में प्रेजेंट है, वो इसी के थ्रू सेपरेट आउट होती हैं इन द सेडिमेंटेशन टैंक। नेक्स्ट द वाटर गोज थ्रू अनदर पाइप एंड रीचेज द लोडिंग टैंक। अब लोडिंग टैंक में क्या होता है, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो टैंक में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स मतलब लेट्स सपोज यहाँ वाटर है और बीच में कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ मैं शो कर रही हूँ यहाँ पिंक डॉट से, ऐसे कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है जो नीचे नहीं सेटल डाउन हुई, वाटर में ही ऊपर ऊपर प्रेजेंट है। तो इन इम्प्योरिटीज़ को वाटर से क्लियर करने के लिए यहाँ लोडिंग टैंक का यूज़ होता है। लोडिंग टैंक में ये सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल के हम जो नेक्स्ट वाटर थोड़ा सा प्योरीफाई हुआ है इसे नेक्स्ट टैंक में डालते हैं, दैट इज़ द फिल्टरेशन टैंक। यहाँ मेजर फिल्टरेशन होती है, मेजर प्योरीफिकेशन होती है कंपाउंड की। तो एक्चुअल में क्या होता है, फिल्टरेशन या फिर फिल्टर पेपर का क्या यूज़ होता है आपको पता ही है। जैसे फिल्टर पेपर या फिल्ट्रेशन यूनिट, कोई भी फिल्ट्रेशन यूनिट क्या करती है, फिल्टर आउट करती है इम्प्योरिटीज़ या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स। इसमें भी यही होता है, वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ छोटे साइज़ के, छोटा पार्टिकल साइज़ जिनका है, जैसे ग्रेवल, सैंड या फिर और कोई इम्प्योरिटीज़ जिनका पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है और वो लोडिंग टैंक और सेडिमेंटेशन टैंक में सेपरेट आउट नहीं हुई, वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाती है और फिल्टर हो जाती है और हमारा जो प्योर वाटर, जो यहाँ से प्योर वाटर ऑब्टेन हुआ, वो आगे पाइप के थ्रू क्लोरिनेशन के लिए जाता है। अब क्लोरिनेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्लोरिनेशन क्या करता है, या फिर क्लोरीन टैबलेट्स जब हम वाटर में डालते हैं सो इट किल्स द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया या फिर जर्म्स को किल करता है वाटर में से, राइट। सो क्लोरिनेशन के लिए हमारा वाटर जाता है और क्लोरिनेशन के बाद वाटर हमें इस एंड पे ऑब्टेन होता है, दैट इज़ जो हमारे टैप वाटर होता है जो हम डेली पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वो इस सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स के थ्रू पहुंचता है हमारे तक। एंड ये वाटर अभी भी इतना प्योर नहीं होता दैट इट कैन बी मेड फिट फॉर कंजम्पशन, राइट। तो ये वाटर आगे भी आप घर के भी डोमेस्टिक पर्पस के लिए जब वाटर यूज़ करते हैं, तो अगर वाटर आपको कभी कभार पानी कभी कभार खारा लगता है, सॉल्टी लगता है, तो आप इस स्टेज पे भी आगे क्लोरीन टैबलेट्स या फिर आरओ प्योरीफिकेशन सिस्टम या फिर दूसरी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं वाटर को फर्दर प्योरीफाई करने के लिए। सो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वाटर हमारा कैसे पहुंचता है हमारे पाइपलाइंस तक और क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, आई विल एंड माय वीडियो हेयर। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। So this is it. Thank you so much. Have a nice day. Take care.